17 जनवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए जनपद बाराबंकी के एक मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए गिरफ्तारी को सरासर गलत मानकर अभियुक्त को रिहा करने के आदेश दिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जिसका आदेश 17 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया है, जिसमें अभियुक्त को अंतरिम राहत देते हुए एंटीसिपेटरी बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मुकदमे के विवेचक यानी कि आईओ द्वारा विवेचना की कार्रवाई की जाती है तथा विवेचना की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत यदि अपराध का होना पाया जाता है तो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है, अन्यथा की दशा में एफआईआर लगा दी जाती है। मृत्युदंड और आजीवन कारावास जैसे गंभीर सजा वाले मामलों में चार्जशीट दाखिल करने का समय 90 दिन का होता है तथा 10 साल तक की सजा वाले मामलों में विवेचक को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय होता है। किसी भी विवेचक द्वारा यदि किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करना होता है तो वह दौरान इन्वेस्टिगेशन यानी कि दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेता है अथवा चार्जशीट दाखिल करते समय अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। अन्यथा की दशा में यदि अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है तथा न्यायालय द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया जाता है तो ऐसी दशा में न्यायालय के आदेश के बगैर अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। परंतु आज हम जिस मामले की बात करने जा रहे हैं उसमें जनपद बाराबंकी के पुलिस स्टेशन कोतवाली में अभियुक्त के विरुद्ध 1,50,41,908 रुपए की आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा किए जाने के चलते भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b) व 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त को जांच के दौरान दिए गए नोटिस का अभियुक्त द्वारा अनुपालन किया गया तथा उसके द्वारा बताया गया कि उसकी अर्जित संपत्ति में जांच एजेंसी द्वारा आय व्यय की गणना करने में गलती की गई है और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर भी जांच एजेंसी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है तथा साल 2012 में अभियुक्त के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय जांच में 8 साल तक जांच की कार्रवाई जारी रखने के बाद वर्ष 2020 में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाता है तथा विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई और न्यायालय द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लिए जाने के उपरांत अभियुक्त को सम्मन भी जारी कर दिया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लिए जाने के उपरांत सम्मन जारी किए जाने के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया वह ये था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) को दिनांक 16/1/2024 में संशोधित किया गया था तथा संशोधन से पहले धारा 13(2) के लिए 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। संशोधन करके इसका जो सजा है वो 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान उपरोक्त धारा में किया गया। अब यहाँ पर 2 तथ्य प्रकाश में आते हैं। पहला ये कि अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे वह 2002 से 2009 की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित थे, जिसके चलते अभियुक्त के विरुद्ध 7 वर्ष तक की सजा का मामला बनता था। परंतु अभियुक्त के विरुद्ध लंबी विभागीय जांच होने के बाद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई, वह वर्ष 2020 में दर्ज कराई गई। तो ऐसी दशा में अगर एफआईआर के अनुसार देखें तो मामला 10 वर्ष तक की सजा के दायरे में आता है। अब प्रकरण को 7 वर्ष तक की सजा के दायरे में रखा जाए या 10 वर्ष तक की सजा के दायरे में रखा जाए, ये समस्या आती है, क्योंकि यदि प्रकरण को 7 वर्ष तक की सजा के दायरे में रखा जाता है तो माननीय सुप्रीम, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में स्पष्ट किया गया है कि 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको 41(का) का नोटिस तामील कराकर रिहा कर दिया जाएगा। परंतु यदि प्रकरण 10 वर्ष तक की सजा के मामले में रखा जाता है तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना होता है या गिरफ्तार करने की आवश्यकता होती है। इसी के चलते प्रकरण को लेकर अभियुक्त द्वारा
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिका दाखिल की गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा घटनाक्रम के अनुसार मामला वर्ष 2002 से 2009 के बीच का होने के चलते 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में रखा गया। क्योंकि कोई भी कानून प्रवर्तन की तिथि यानी कि कानून लागू किए जाने की तारीख से पहले होने वाले किसी भी घटनाक्रम पर प्रभावी नहीं हो सकता है, लिहाजा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जांच अधिकारी को अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार आदि के मामले में पारित दिशा निर्देशों के अनुक्रम में 41A का नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया। इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष अग्रिम जमानत चाहने हेतु अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। जमानत याचिका पर नियमानुसार स्टेट से रिपोर्ट यानी कमेंट्स मंगाए गए, परंतु कमेंट्स समय से प्राप्त न होने के चलते सुनवाई को अगली तारीख के लिए बढ़ा दिया गया। इसी दौरान यानी कि जब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम जमानत याचिका दाखिल थी, उस दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 जनवरी 2025 को निर्णय पारित करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की उपरोक्त कार्रवाई को एकदम गैर कानूनी व असंवैधानिक माना गया और यह माना कि यदि किसी भी मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है तो पुलिस द्वारा उसे दौरान विवेचना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। चार्जशीट लग जाने के बाद और चार्जशीट पर संज्ञान लिए जाने के बाद पुलिस अधिकारी बगैर न्यायालय के आदेश के किसी भी दशा में अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय दंड संहिता में कहीं पर भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने और चार्जशीट पर संज्ञान लिए जाने के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को विधि विरुद्ध मानते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर आश्चर्य व्यक्त किया और अभियुक्त को उच्च न्यायालय में विचाराधीन अग्रिम जमानत के निस्तारण तक अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया। साथियों, यहां पर यह भी बताना चाहेंगे कि VNSS की धारा 193(9) में पुनर्विवेचना का प्रावधान दिया गया है, परंतु कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दाखिल करने के बाद यदि पुलिस अधिकारी अथवा विवेचक को अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त होता है जिस पर पुनर्विवेचना की आवश्यकता होती है, तो संबंधित विवेचक कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही विवेचना कर सकता है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी अभियुक्त को बगैर कोर्ट के आदेश के अथवा कोर्ट द्वारा जारी किए गए किसी भी गैर जमानती वारंट आदि के अलावा गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो साथियों, ये प्रकरण मुसीर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यूपी के नाम से है, जिसमें 17 जनवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया है। साथियों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।